पहला चैप्टर का ये एक सम बचा हुआ है। पहला चैप्टर में 2 यूनिट है। एक है आपका इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, एफएम का पहला चैप्टर है, और उसमें दूसरा यूनिट है बेसिक कंसेप्ट। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट थ्योरी है, वो आपको हम करवा दिए, समझ रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बार डेफिनेशन को रिपीट करा दे रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहता है कि पहले प्लान करो कि कितना पैसा आपको खर्च करना है, उसके हिसाब से काम को ऑर्गेनाइज करो, उसके हिसाब से काम को डायरेक्टिंग करो, उसी के हिसाब से काम को कंट्रोल करो। ये कौन कहता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एनीथिंग माइनस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इक्वल टू फेलियर। किसी भी चीज़ में से फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हटा दीजिएगा तो फेल का रिजल्ट आएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 2 ऑब्जेक्टिव था, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मैंने लाभ कमा के पॉकेट में रख लेना है, कुछ करना नहीं है, डेली कमाना, डेली पॉकेट में रखना, बिजनेस के लिए कुछ नहीं करना। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है बिजनेस से कमाया हुआ पैसा बिजनेस में ही लगा दो, फिर बिजनेस से कमाया हुआ पैसा बिजनेस में ही लगा दो। एक दिन इतना बड़ा बिजनेस हो जाएगा और इतना पैसा कमा के देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। बट ये अच्छा नहीं लगता है, बहुत करेजा चाहिए और रिस्की है। बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में मज़ा भी आता है और रिस्की नहीं। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन छोटा बुद्धि का कंसेप्ट है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बड़ा बुद्धि का कंसेप्ट है। द पर्सन हु डन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नोन एज फाइनेंस मैनेजर। जो व्यक्ति फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करता है उसको फाइनेंस मैनेजर कहते हैं। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 3 स्कोप था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। उसके बाद था फाइनेंशियल इन्वायरमेंट। फाइनेंशियल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि रुपया के मार्केट में कौन कौन से लोग आते हैं। तो एक आता फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक आता आपका फाइनेंशियल मार्केट, और एक आता फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल रेगुलेटर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैंने पैसा लेन देन करने वाला संस्था। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मतलब कुछ दिन के लिए जो पैसा में डील करेगा मनी मार्केट, लंबे समय के लिए पैसा में डील करेगा उसको कौन सा मार्केट? कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल एसेट माने सिक्योरिटी, और एक होता है फाइनेंशियल रेगुलेटर जैसे आरबीआई, सेबी। यहाँ तक पढ़ाई किए थे, ठीक है। यहाँ से हम लोग का फ्रेश टॉपिक है, एक सम पूछता है उसी चैप्टर में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, वही दिए हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू दिस प्लान। 2 प्लान है, प्लान ए है और प्लान बी है। प्लान ए में इक्विटी से 2 लाख है, प्लान बी में 1 लाख है, और फेस वैल्यू 10 रुपया है। तो 2 लाख डिवाइड बाई 10 करेंगे तो शेयर हो जाएगा 20,000, और 1 लाख डिवाइड बाई 10 करेंगे तो शेयर हो जाएगा 10,000। 10% डिवेंचर आपको 1 लाख दिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 28,000, 19,600 दिया है। प्राइस अर्निंग रेशियो आपको 7.5 और 11 दिया हुआ है। विच ऑफ द प्लान प्रेफरेबल कंसिडरिंग द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में काम करना है तो कौन सा प्लान को आप कंसिडर करिएगा? तो कैलकुलेशन करना होगा। सॉल्यूशन यहाँ पे किए हैं, प्लान ए, प्लान बी। सबसे पहले लिख दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 28,000, 19,600। इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे आएगा? 2 लाख डिवाइड बाई 10 कितना आ गया? 20,000। और इधर में 1 लाख डिवाइड बाई 10 कितना आ गया? 10,000। तो 28,000 डिवाइड बाई 20,000, ईपीएस आ गया 1.4, और 19,600 डिवाइड बाई 10,000, ईपीएस आ गया 1.96। तो हमें चाहिए एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस कैसे आएगा? ये निकालने का तरीका है पीई रेशियो इंटू ईपीएस। पीई रेशियो इंटू ईपीएस तो अभी निकाले हैं, और पीई रेशियो दिया है 7.5 और 11। तो 7.5 में 1.4 से मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ पे 11 में 1.96 से मल्टीप्लाई करिए, आ गया मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर किसका ज़्यादा आ रहा है? प्लान बी का। मार्केट प्राइस पर शेयर किसका ज़्यादा आ रहा है? प्लान बी का। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंस मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ प्लान बी एक्सेप्टेड बिकॉज हायर देन प्लान ए। इसमें मार्केट प्राइस पर शेयर किसका ज़्यादा है? बी का। तो बी वाला वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ना, जिसका वैल्यू ज़्यादा निकलेगा वही तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। जिसका वैल्यू कम निकलेगा वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में नहीं है। तो वैल्यू किसका ज़्यादा निकला? प्लान बी का। तो प्लान बी एक्सेप्टेड बिकॉज हायर मार्केट प्राइस देन प्लान बी। समझ में आ रहा है? इसका सोल्यूशन आएगा तो कर लीजिएगा। माना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा ईपीएस, और मार्केट प्राइस पर शेयर के लिए पी रेशियो इंटू ईपीएस। पी रेशियो इंटू पी रेशियो दिया हुआ, ईपीएस से मल्टीप्लाई करो। जिसका वैल्यू ज़्यादा आएगा उसको एक्सेप्ट कर लो, जिसका वैल्यू ज़्यादा आएगा उसको। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी।
ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है सुन लीजिएगा ध्यान से। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है कि परचेजिंग पावर डिफर करता है पैसेज ऑफ टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से परचेजिंग पावर डिफर करता है। बचपन में जिलेबी खाए होगे 2 रुपया में, आज कितना में खा रहे हो? 5 रुपये। या जिलेबी खाए होगे 1 रुपया में, आज कितना में खा रहे हो? बचपन में कितना में जिलेबी खाए थे? जिलेबी 1 रुपये के 2 रुपया। तो मैंने कोई भी खिलाया जाता, मैंने भीख मंगे थोड़े, माता पिता नहीं खरीदते होंगे। तो माता पिता खरीदते होंगे, मालूम तो है दाम। तो कितना में खरीदते हैं भाई, कितना में लेते थे? 1 रुपया। आज कितना दाम है? 5 रुपये। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या हुआ? डिफर हुआ कि नहीं हुआ? आटा बचपन में कितना में खरीदते थे? 20 रुपये किलो। आज कितना में खरीद रहे हैं? 40 रुपये किलो। एक तो हमको नहीं मालूम है क्या चल रहा है। तो बचपन में कितना में खरीदे? 20 रुपये। आज कितना में खरीदे? 40 रुपये, 2 गुना। तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या होता है? ये डिफर होता है विद द पासेज ऑफ टाइम। विद द पासेज ऑफ, बचपन में चॉकलेट 1 रुपये में 4 ठो खाते थे, वो ग्रीन वाला, रेड हाँ, वाला। 1 रुपये में 4, या बढ़िया वो क्वालिटी का 1 रुपये में 2 ठो खाते थे। अभी 1 रुपये में 1 ठो खाते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या हो रहा है? डिफर हो रहा है विद द पासेज ऑफ टाइम। विद द पासेज ऑफ, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी यही कहता है कि समय के हिसाब से, समय के हिसाब से हमारा वैल्यू क्या होता है? चेंज होते रहे। हमारा वैल्यू क्या होता है? चेंज होते रहे। माने आज का रुपया का वैल्यू फ्यूचर में ज़्यादा होगा। आज का रुपया का वैल्यू फ्यूचर में, जैसे मान लो आज कोई 50,000 में सामान किन रहे हो, तो उसी सामान को फ्यूचर में किनने के लिए आपको 1 लाख देना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या बोल? हाँ, बहुत कुछ एग्जाम्पल में ले सकते हैं, नॉर्मल भी सामान आप ले सकते हैं कि आज जो सामान आपको जिस दाम में मिल रहा है, उसी सामान को किनने के लिए फ्यूचर में आपको ज़्यादा देना होगा। मतलब फ्यूचर का जो रुपया है उसका वैल्यू आज के रेट में कम है, और आज के डेट में जो रुपया है इसका वैल्यू फ्यूचर के लिए ज़्यादा है। फ्यूचर के लिए जैसे मान लो आज आप 1 लाख का सोना खरीद कर रख लीजिए, 20 साल बाद वही 1 लाख का सोना का वैल्यू हो जाएगा 5 लाख। एक तो एग्जाम्पल दे, वही 1 लाख सोना का वैल्यू कितना हो जाएगा? माने आज का 1 लाख भविष्य के कितना के बराबर है? 5 लाख के बराबर है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है कि परचेजिंग पावर डिफर करेगा, रुपया का वैल्यू डिफर करेगा जैसे जैसे समय बीतते जाएगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है कि आज इसीलिए पैसा को इन्वेस्ट करके रखो, बचा के रखो, ताकि उसके फ्यूचर में बेटर वैल्यू आपको मिल सके। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन को हम लोग करते हैं। समझ पा रहे हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कैलकुलेशन को हम लोग इसीलिए करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग LIC कंपनी से प्रश्न पूछते हैं कि बताओ एक बार दे देंगे तुमको 20 लाख, तो फ्यूचर में तुम हमको कितना देगा 20 साल बाद? तो फटाक से कैलकुलेटर निकालता टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला, बता देता है कि 1 करोड़ देंगे। या तो एग्जाम्पल दे, या मान लीजिए 2,000 का महीने जमा करेंगे तो तुम 30 साल बाद कितना देगा? तो एक तो कैलकुलेटर निकालेगा, आपको बता देगा हाँ 20 लाख देंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? या आता है लोग, एजेंट लोग तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट समझाता है कि सर 1150 करके प्रत्येक महीने जमा करिएगा, 28 साल जमा करिएगा, 28 साल बाद आपको मिलेगा 10 लाख। तो आपको क्या समझा रहा है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझा रहा है। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? या कभी कभी हम लोग ऐसा पूछते हैं कि 20 लाख रुपया पाने के लिए कितना जमा करना पड़ेगा, ये बता, ऐसे पूछते हैं। तो फिर कैलकुलेटर निकाल के मार के आपको बताता है ना। इसी का कंसेप्ट को समझने के लिए किसका पढ़ाई करते हैं हम लोग? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्लियर है क्या? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को करने का डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट टेक्निक्स है, जिसमें पहला कंपाउंडिंग टेक्निक। कंपाउंडिंग टेक्निक को समझ पा रहे हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था 8वां अजूबा है ये। कंपाउंडिंग का मतलब मल्टीप्लाई में ग्रोथ है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इट मींस इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज समझ पा रहे हैं? मैंने ब्याज चार्ज करना प्रिंसिपल अमाउंट पे भी और इंटरेस्ट पे भी, और इसका जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है? कंपाउंडिंग होता है, बढ़ते जाता है, इतना तेजी से बढ़ता है कि जिसका अपन अंदाजा नहीं लगा सकते। इसको हम क्या कहते हैं भाई? कंपाउंडिंग टेक्निक। इसको निकालने का फॉर्मूला है A = P 1 + I / M का पावर mn। A माने होता है अमाउंट रिसीव इन फ्यूचर, माने भविष्य में कितना मिलेगा। P माने अभी हम कितना लगा रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड। I माने होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट।
एन माने होता है नंबर ऑफ ईयर, और एम माने होता है कि साल में कितना बार कंपाउंडिंग होगा, माने हाफ ईयरली होगा कि क्वार्टरली होगा, हाफ ईयरली होगा कि, इसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इन अ ईयर, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इन अ सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल है भाई, ग्रोथ होगा सिंपल सिंपल होगा। सिंपल इंटरेस्ट मींस इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा उसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। डिस्काउंटिंग टेक्निक बताता है प्रेजेंट वैल्यू कि फ्यूचर का कोई अगर वैल्यू है तो उसका आज कितना दाम होगा बता देगा। इसके लिए कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, डिस्काउंटिंग टेक्निक। कौन सा टेक्निक, तो इसका टेक्निक्स कितना है भाई, 3। कौन कौन, कंपाउंडिंग टेक्निक, सिंपल इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग टेक्निक। एक सम लिखिए कंपाउंडिंग टेक्निक का ऊपर, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखिए लिखिए सुबह इन्वेस्टेड, लिखिए सुबह इन्वेस्टेड, शुभम कर दीजिए शुभम, शुभम इन्वेस्टेड ₹10,000, ₹10,000 at an interest of 12% per annum, at an interest of 12% per annum, at an interest of 12% per annum for 3 years, for 3 years, for 3 years. Compute future value of investment, compute future value of investment if compounded, if compounded, if compounded quarterly, if compounded quarterly, if compounded quarterly। कैसे होगा सुनिए, निकालना क्या है भाई, ए निकालना है। फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू पी 1 + i का पावर m का पावर mn, यही फॉर्मूला है। कंपाउंडेड बोला मैंने कंपाउंडिंग टेक्निक, कंपाउंडेड बोला मैंने कंपाउंडिंग टेक्निक। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि लगाएंगे 1,000, 10,000 माफ करिए, 12% का हिसाब से 12% को हम 0.12 लिख सकते हैं। कैसे 0.12 लिख सकते हैं, 12 / 100 0.12। एन कितना साल के लिए लगाना चाहता है, 3 इयर्स। साल में कितना बार वो कंपाउंड होगा भाई, 4 बार। कंपाउंडेड क्वार्टरली तो साल में कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर। साल में कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर। समझ रहे हैं। और बोला है कि निकालो फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी क्या निकालना, ए निकालना, निकालना क्या ए। कैसे निकलेगा देखिए, दिया पी 10,000, आई है 12% माने 0.12, आपको एम दिया हुआ 3 इयर्स, और साल में कितना बार कंपाउंडेड होगा, 4 बार, और ए आपको निकालना है। कैसे निकलेगा सुनिएगा ध्यान से। और फार्मूला है ए इक्वल टू पी 1 + i, फार्मूला को इस्तेमाल करिए। ए इक्वल टू पी कितना है, 10,000, 1 फार्मूला का है, आई कितना है 0.12, एम कितना है 4, पावर एम एन, एम कितना है 4, एन कितना 3, यही है। थोड़ा सा डिवाइड करिए तो 10,000 और 1 + 0.12 / 4 कितना होगा, 0.3, 0.3 कितना ही हो रहा है ना, एक बार देख लीजिए। 10,000 प्लस करेंगे 1.3 का पावर 12, ठीक है। अच्छा 1.3 का पावर 12 का मतलब हुआ, तो आपको स्टॉप करेगा बालक, पहले समझिए। 1.3 का पावर 0.03 आएगा, 0.03 जोड़ने से क्या हुआ, 1.03, ठीक है। अच्छा 1.03 का मतलब हुआ कि 12 बार आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना तो मुश्किल होगा, तो करने का सिंपल तरीका, कैलकुलेटर का ऑन बटन हम लोग को दबाना है, 1.03 प्रेस करना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करना है, और हमें 12 बार है ना, तो एक बार कम इक्वल टू को प्रेस करना है, एक बार कम इक्वल टू को प्रेस करना है। और जितना बार रहेगा, जितना बार रहेगा एक बार कम आपको इक्वल टू को प्रेस करना है। कॉर्नर में काउंट करता है कि कितना बार नंबर टाइप हुआ है, तो 13 काउंट करेगा, क्योंकि 13 बार नंबर प्रेस हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,
तो कॉर्नर में अब काउंट करना तो मुश्किल है, तो आप नंबर दबा दीजिए, इक्वल टू दबाइए, इक्वल टू मारते चलिए। अब 12 है तो 13वां बार में रुक जाइए। आप साइड में काउंट करते हैं, 20 है तो 100 बार में रुक जाइए। नहीं तो इक्वल टू काउंट कर लीजिए। क्या है काउंट, अगर आपका कैलकुलेटर नहीं करता है तो इक्वल टू को काउंट कर लीजिए। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं? कितना आ रहा है? पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेस तक ले, वो कितना आ रहा है नीचे वैल्यू? 4 डेसिमल प्लेस तक, पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेस तक लेना है। 7 नहीं सर 8 4 2 अप्रॉक्स करेंगे नहीं 5 7 8 होगा अप्रॉक्स की। चलो बताओ, जोड़ के मल्टीप्लाई करके बताओ। 14,258 आ रहा है क्या? 14,258, 14,258 आया। अब मान लीजिए लगाए थे 10,000, मिलेगा 14,258, लगाए थे 10,000, मिलेगा 14,200, तो कितना फायदा हो गया? 4,258। तो ये हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या हुआ? खाली यही पूछता है, बाय द वे पूछ लिया कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकाल दीजिएगा। ऐसे पूछता नहीं है, फिर भी हम जानकारी के लिए ए माइनस पी। ए है 14,258 और पी है आपका 10,000, कितना हो रहा? 4,200। पूछता नहीं है, फिर भी हम आपकी जानकारी के लिए। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ? एक तो आपके लिए देंगे तो आप बना दीजिएगा, तो पहले कॉपी करिए फिर लिखवाते हैं जल्दी से। लिखिए, a trader deposited is rupees 4 lakh in a bank. A trader deposited rupees 4 lakh in a bank at the rate 8% per annum. A trader deposited rupees 4 lakh in a bank at the rate 8% per annum. Full stop. Compound interest. सर 8 A trader deposited rupees 4 lakh in a bank at 8% per annum. 8% per annum. हो गया? Full stop. Compounded for 5 years. How much? Full stop. How much he will get? How much he will get at the end of 5 years? How much he will get at the end of 5 years? How much he will get at the end of 5 years? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक और लिखो, एक घर के लिए, कभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ अमाउंट रिसिप्ट रुपीज 20,000, if amount received rupees 20,000 at the rate 10%, at the rate 10%, after 5 years, after 5 years, हाँ full stop. How much he will invest it? How much he will invest it? Invested. सुनिएगा ध्यान से, दोनों क्वेश्चन समझाते हैं। पहला क्वेश्चन, एक ट्रेडर जो है बैंक में जमा कर रहा है 4 लाख रुपया, मैंने पी है, आई है 8%, एन है 5 साल, माने ईयरली है, एम नहीं लगेगा, एम नहीं है तो नहीं लगेगा। दूसरा का क्वेश्चन, मिल रहा है उसको 20,000, माने ए है 20,000, 10% के हिसाब से, आई है 10%, एन है 5 साल, तो बोला लगाया कितना, माने ए दिया, निकालना है पी, तो ए के जगह भर देंगे, पी ब्लैंक रहेगा। सर 5 ईयर क्या है? एम है क्या है? एन है, तो ए के जगह भर देंगे 20,000, पी ब्लैंक रहेगा, हो जाएगा। पी निकल जाएगा आराम से। तो पहला वाला क्वेश्चन बनाइए, दूसरा का हम और थ्योरी को लर्न करके आइएगा चैप्टर 1 का, ये आपका होमवर्क है, पूछेंगे नेक्स्ट क्लास।